आरआरबी ग्रुप डे की टॉप 20 केमिस्ट्रीज के पीवाईस क्विज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली देखे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसमें जो है आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो लेड रहने वाला है। जो लेड है ये आपका एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। तो लेड क्या है, एक एलिमेंट है जिसका जो सिंबल होता है इसको डिनोट किया जाता है पीबी से। पीबी जो सिंबल है ये लेड का सिंबल रहने वाला। वहीं बात करें चॉक आपका जो है एक कंपाउंड है। चॉक एक आपका कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला रहता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रहने वाला। वहीं बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला रहता है इसको H2S, जो एक ये भी कंपाउंड है। साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये आपका रोटेन एग, जब अंडा सड़ जाता है इसमें से आपका गैस रिलीज होता है। जब भी रोटेन एग आप देखेंगे सड़ा हुआ अंडा, इसमें से आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती हुई मिलेंगी। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड भी एक तरह का कंपाउंड ही है जिसका जो फॉर्मूला रहने वाला है SO2 रहने वाला, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका लेड रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। आपको बताना है रेत और चीनी का जो मिश्रण है इनमें से कौन से का उदाहरण है। क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विसमांगी मिश्रण है, या कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण, या सस्पेंशन है, निलंबन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब भी कोई भी सॉल्यूशन या मिक्सचर जिसमें जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट आप सेपरेट कर सके, मतलब इसका जो है कंपोजिशन बराबर ना हो, कंपोजिशन आपका इक्वल ना हो, हर जगह जो है कंपोजिशन इक्वल ना, समान रूप से हर जगह मिले ना हो, तो ये सारे जो मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। वही बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन, जब भी आप लिक्विड में कोई भी सॉलिड को मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसमें जो है आपका जो सॉलिड है अगर इसमें रैंडम मोशन कर रहा है, इस लिक्विड में लगातार घूम रहा है, इस लिक्विड में सेटल डाउन नहीं हो रहा है, इसमें लगातार घूम रहा है, मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात करें होमोजीनियस मिक्सचर, जो भी मिक्सचर, समांगी मिश्रण, जो भी ऐसा मिश्रण जिसमें कंपोजिशन सेम रहे, कंपोजिशन आपका हर जगह सेम रहे, मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज सॉल्यूशन जैसा है तैसा इधर भी रहे, तो इस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बात करें सस्पेंशन भी आपका सिमिलर है कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह, बस इसमें अंतर है जो भी आपका सॉल्यूट, मतलब जो भी आपका सॉलिड इसमें लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे नीचे सेटल डाउन मिलेगा, तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। जब भी ये सॉलिड नीचे सेटल हो जाए लिक्विड के, तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। बात करें विच प्रोसेस कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, इस चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आपको चीनी को अल्कोहल में बदलना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या इसको ब्लीचिंग कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन, या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण, या पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा फर्मेंटेशन। जब भी किसी भी चीनी या ग्रेप्स को, अंगूर को हम लोग को अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसमें ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। बात करें ब्लीचिंग की, तो ब्लीचिंग का जो फॉर्मूला रहने वाला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहने वाला है। ये यूज किया जाता है किसी भी चीज का कलर को रिमूव करने के लिए, रंग को उतारने के लिए। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला रहने वाला है CaOCl2 रहने वाला है। वहीं बात करें इसका यूजेस, तो ये क्या करता है, आपका कलर को रिमूव करता है, आपके जो भी रंग है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। बात करें ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, और या तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो, मतलब H+ आयन उसमें से निकले, कोई भी रिएक्शन में से H+ आयन निकल रहा है, तो वो चीज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बात करें पाश्चराइजेशन क्या होता है, पाश्चुरीकरण। देखिए कोई भी चीज को अगर हमको प्रिजर्व करना है, उनको उसको रखना है, सुरक्षित रखना है कुछ महीनों कुछ साल के लिए, तो उस टेक्निक को हम यूज करते हैं पाश्चराइजेशन टेक्निक। इसमें करते क्या है, पहले तो मिल्क को एकदम हॉट करते हैं, बॉईल करते हैं,
100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, जिससे क्या होता है उसके जो भी बैक्टीरिया आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे मारे जाते हैं। उसके बाद आपको इसको कूल करना पड़ता है 0 डिग्री या -5 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल करके इसको पैकेट में प्रिजर्व कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है? आपको बताना इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें कि जो कि फिजिकल चेंज के अंदर में नहीं आता है। क्या मेल्टिंग ऑफ सॉलिड है, ठोस का पिघलना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस रहने वाला है, गैस का द्रव में बदलना, या फर्मेंटेशन रहने वाला, किण्वन या इवापोरेशन रहने वाला। तो देखिए इसमें जो फिजिकल चेंज होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा चेंज कोई भी ऐसा चेंज जिसमें आपका बस स्टेट चेंज होता है, आपका जो है स्टेट चेंज होता है। जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसी वाटर को हम लोग जो है वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब इसमें प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहती है, इसमें प्रॉपर्टीज इसका चेंज नहीं होता, इसका जो भी गुण होता है ये बदलता नहीं है। तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट हो, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, तो इस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब रिवर्सिबल हो, कुल मिला जुला के स्टेट जो है रिवर्सिबल है, एक बार चेंज करने पे हम लोग फिर वापस उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज करते हैं। तो यहाँ बोला कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है आपका फर्मेंटेशन रहने वाला, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एक तरह का आपका फिजिकल चेंज रहने वाला है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है ये भी आपका फिजिकल चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, जैसे आपके घर में गैस आता है, एलपीजी आता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। वो गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर जब यूज करना होता है तो वो गैस जो भी लिक्विड होता है वो ऑटोमेटिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बात है इसका जो आंसर रहने वाला वो तो फर्मेंटेशन रहने वाला। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जब भी आप भी किसी भी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको इम्पॉसिबल है कि उसको फिर अल्कोहल से वहां पे शुगर में कन्वर्ट करता है, जो कि न के बराबर है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होने वाला वो फर्मेंटेशन रहने वाला है। बात करें इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इसमें क्या होता है, कोई भी जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इसमें पूछ रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या ये बर्निंग ऑफ फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑप्शन, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, या ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर। पूछ रहा है इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें रिवर्सिबल ना हो। अगर आप कोई भी चीज चेंज कर देते हैं, कोई भी चीज स्टेट चेंज कर देते हैं तो उसमें स्टेट फिर वापस रिटर्न नहीं आता। जैसे हम लोग देख सकते हैं मिल्क को हम लोग कर्ड में बदल दें, मिल्क को कर्ड में बदल दें, तो यहाँ पे जो है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में, तो कर्ड कभी भी मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल और जैसे हम लोग वुड को जला दें तो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो ये भी केमिकल चेंज के रूप में आता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहने वाला आपका, इसमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो इसमें देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल बर्न हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफिक वाटर, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, अम्लीकरण जल का विद्युत अपघटन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर का चमकना, ये आपका जो है आंसर होने वाला। कि अगर आप कोई भी प्लेटिनम वायर को ग्लो करवा रहे हैं, फिर आप चाहें तो उसको फिर अनग्लो करके, मतलब चमकना उसका बंद हो जाए, फिर आप चमका सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट देके। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। क्या सावरिंग ऑफ बटर है, मक्खन का खट्टा होना। देखिए इसका जो आंसर है ये आपका पहला ही हो जाएगा, सावरिंग ऑफ बटर।
जब भी आप बटर लेंगे, अगर वो खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। वहीं बात करें मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम CO2, CO2 से शुष्क बर्फ बनाना, ये देखिए आपका फिजिकल चेंज है। अगर आप ड्राई आइस जो शादी विवाह में यूज किया जाता है धुआं के लिए, वहां पे दूल्हा दुल्हन जो जाते हैं उसमें से धुआं टाइप निकलता है, वो क्या होता है ड्राई आइस, तो कन्वर्ट किस में जाता है CO2 में। तो ये देखिए आपका रिवर्सिबल, इसलिए फिजिकल चेंज रहने वाला। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम ऑयल, अभी देखें प्लेटिनम ऑयल को ग्लो करवा रहे हैं, फिर मन कहा तो फिर अनग्लो हो सकता है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज रहने वाला। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, अगर कोई भी लोहे को मैग्नेटाइजेशन करते हैं, मतलब उसको चुंबीकरण करते हैं, मतलब उसको उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लाते हैं, फिर भी आप उसको डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब उसका चुंबीकरण हटा सकते हैं। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज रहने वाला है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन रहने वाला है, आंसर होने वाला है, वो आंसर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ जो आयरन है, लोहे में जंग लगना, किसका उदाहरण है? जब भी लोहे में जंग लग जाएगा तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका केमिकल चेंज रहने वाला। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप लोहे में जंग लग रहा है तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है केमिकल चेंज रहना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। बात करें एक्सोथर्मिक चेंज क्या था? जब भी कोई भी ऐसा चीज, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना, मतलब एग्जिट होना, किसी भी चीज से एग्जिट होना। थर्मिक मीन्स हीट। जब भी कहीं से उष्मा निकले, हीट निकले, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक चेंज। जैसे हम लोग वुड लिए लकड़ी को जलाएं तो उसमें से हीट निकलेगा, ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक चेंज का। बात करें हीट चेंज, उष्मीकरण, जब भी किसी भी चीज में हीट का चेंज हो तो उसको क्या कहेंगे? हीट चेंज कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका केमिकल चेंज रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रासायनिक परिवर्तन का आपका उदाहरण? क्या वो सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलाइजेशन है, स्फटिकीकरण है, न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण है, डिस्टिलेशन है, आसवन है? तो देखिए कोई भी चीज केमिकल चेंज बोल रहा है तो केमिकल चेंज मतलब स्टेट उसका चेंज होना चाहिए, लेकिन वो रिवर्सिबल ना हो, मतलब एक स्टेट में जाए तो दूसरे में कन्वर्ट होना इम्पॉसिबल हो। ये सब्लिमेशन क्या होता है? जब भी कोई भी हम लोग सॉलिड को, कोई भी ठोस को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दें, सीधे गैस में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कपूर है, कैम्फर जो है, आप देखेंगे, आप अगर उसको कुछ टाइम तक एयर में रख देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे हवा में, तो ये एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, जो कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। तो इस हिसाब से जो आपका सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस में चेंज होता है। वहीं बात करें क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई भी गैस या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट है, सॉलिड के क्रिस्टल में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। वही बात करें न्यूट्रलाइजेशन, जब भी प्लस माइनस एक साथ आ जाए, मतलब एसिड और बेस को हम लोग मिला दें तो ये न्यूट्रल हो जाए, इसी को प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वही बात करें डिस्टिलेशन क्या होता है? क्या करते हैं कि जब भी हमको किसी भी, जैसे हमने पेट्रोलियम लिया, पेट्रोलियम बहुत चीज होता है, जैसे डीजल होता है, पेट्रोल होता है, और सारी चीज होता है। पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल होता है, इसको निकालना होता है, इसको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करते हैं ये डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें अलग अलग टेम्परेचर, मतलब जो है पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डीजल का अलग, तो इस हिसाब से दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल उड़ रहा है तो हम लोग पहले 70 डिग्री सेल्सियस करेंगे, जिससे पेट्रोल भाप बन के उड़ जाए, इसको हम लोग अलग कलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाले मान लीजिए डीजल है, इसको 80 पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस देंगे, तब जाके ये डीजल वेपर बनेगा, तो हमें डीजल प्राप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम को, जैसे डीजल पेट्रोल को, दो
मिसिबल, मिसिबल मतलब मिले हुए लिक्विड को अलग करते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रहने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब भी एसिड बेस में आपने चेंज कर दिया, वो चीज न्यूट्रल हो गया, तो आप न्यूट्रल को फिर एसिड बेस में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। एसिड बेस में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दिया गया इसमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है? क्या वो बेकिंग एन एग है, अंडा पकाना है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, बर्फ का पिघलना है, बेकिंग ऑफ केक है, या रोटनिंग ऑफ बनाना? पूछ रहा है इसमें से बहुत सारा जो ऑप्शन है वो केमिकल चेंज दिया, लेकिन आपको पता करना है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, बेकिंग ऑफ एग, अगर बेकिंग ऑफ एग को देखें, अंडा पकाना, अगर अंडा को उबाल दिया जाएगा तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस सॉलिड को भी इम्पॉसिबल है कि हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सके, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं? मतलब ये वाला जो ऑप्शन होने वाला आपका सही होगा कि आप किसी भी सॉलिड को अगर बर्फ पिघल रहा है फिर उस पानी का यूज करके आप फिर बर्फ बना सकते हैं। तो जो आपका आंसर रहने वाला वो मेल्टिंग ऑफ आइस रहने वाला। वहीं बात करें बेकिंग ऑफ केक, केक बनाना, अगर आपने एक बार मान लीजिए आटा लिया या कुछ भी लिया, उससे आपने केक बना लिया, केक बना लिया, तो ये इम्पॉसिबल कि आप उस केक को फिर आटे में कन्वर्ट कर सकते। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, मतलब रासायनिक परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल है। वहीं बात करें रोटनिंग ऑफ बनाना, केले का सड़ना, एक बार केला सड़ गया उसके बाद उसको फिर उसी स्टेट में लाना इम्पॉसिबल है, कठिन है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहने वाला है ये आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, भौतिकी परिवर्तन है। क्या वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स? अभी हम लोग पढ़ा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या है, एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। वहीं पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, ये भी एक तरह क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो ये आपका जो है भौतिकी परिवर्तन जो कि आपका आंसर रहने वाला है। वहीं बात करें कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड? गैस का सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? अगर आपको कोई गैस दे दिया है उसको आपको सॉलिड में बदलना है, किसी भी आपको कोई भी आपको गैस दे दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं। वहीं पे दे दिया अगर सॉलिड को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करना, मतलब ये लिक्विड में जाए ही ना, सॉलिड से सीधे गैस या गैस से सीधे सॉलिड। जब भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगा इसको सब्लिमेशन कहेंगे, सब्लिमेशन। तो जब भी इसका जो आंसर रहने वाला आपका डिपोजिशन रहने वाला, डिपोजिशन आपका आंसर रहने वाला। सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी आपका सॉलिड से ठोस से सीधे गैस बन जाए, ठोस से सीधे आपका गैस बन जाए, तो ये सब्लिमेशन होगा। डिपोजिशन में क्या है, जब भी गैस से सॉलिड बन जाए, जो अभी हमने बताया डिपोजिशन, गैस से सीधे सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन हो जाए। कंडेंसेशन क्या होता है, जब भी कोई वेपर, जब भी कोई वेपर भाप सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, संघनन। वहीं इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। जब भी कोई भी वाटर, मतलब वाटर या लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, तरल पदार्थ गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इवापोरेशन। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है। आगे चलते हैं। विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड? मतलब इसमें से कौन सा संकेत बताता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब इसमें बताना है, इन सारे ऑप्शन को देखना है, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या वो चेंज इन स्टेट है,
क्या वो इवोल्यूशन इन गैस है, मतलब गैस का निकलना, या चेंज इन कलर है, रंग परिवर्तन, या ऑल ऑफ दीज रहने वाला। तो जो इसका आंसर रहने वाला है ये ऑल ऑफ दीज आपका रहने वाला है। इसका रीजन है ये सारे ऑप्शन ही है सही है, जो कि अगर कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुआ है तो वहां पे चेंज इन स्टेट भी होगा, मतलब जो अवस्था का परिवर्तन होगा, वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा, गैस का निकलना भी होगा, चेंज इन कलर भी होगा, रंग का परिवर्तन भी होगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। आगे बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है। क्या वो वाटर चेंजिंग इनटू आइस है, जल का बर्फ में बदलना, रेस्पिरेशन है श्वसन है, या डाइजेशन है पाचन है, या मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क है। इसमें बताना है कौन सा आपका भौतिकी परिवर्तन, मतलब रिवर्सिबल है, एक बार चेंज हुआ फिर दूसरी बार उस स्टेट में आ सके। तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला फिजिकल चेंज का वाटर चेंजिंग इनटू आइस। अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देंगे फिर हम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन आंसर रहने वाला वो ऑप्शन ए रहने वाला। अभी बात करें रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी में इंटेक किया, ऑक्सीजन लिए O2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो इस प्रोसेस को हम लोग उल्टा नहीं कर सके कि CO2 के फिर लेके ऑक्सीजन उसको बाहर निकाल सकते। तो ये प्रोसेस जो है आपका केमिकल चेंज रहने वाला है। बात करें डाइजेशन, डाइजेशन में हम लोग ये भी आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। जो भी हमने फूड खाया, फूड इंटेक किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनर्जी में, एनर्जी या जूस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूस या ग्लूकोज में। तो ये एक तरह क्या है डाइजेशन आपका केमिकल चेंज है। वही बात करें मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी आपका केमिकल चेंज है। बात किए थे कि अगर हमने कर्ड को मिल्क को कर्ड में बदल दिया तो फिर कर्ड को मिल्क में बदलना इजी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो भी क्या होने वाला है केमिकल चेंज, मतलब भौतिकी परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, मतलब कौन सा फिजिकल चेंज है। क्या डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना फिजिकल चेंज केमिकल। देखिए जब भी भोजन पचता है ये आपका केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। और वाटर चेंजिंग इनटू वेपर ये भी आपका क्या है, वाटर चेंजिंग इनटू वेपर, ये देखिए आपका फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करें, भाप को जल को वाष्प में, तो वाष्प को हम लोग जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रोसेस से कर सकते हैं, जब भी हमको वाष्प को जल में करना है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। वहीं पे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना भी एक क्या केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन रहने वाला। इसका जो आंसर रहने वाला है ये आपका ऑप्शन बी देखने को ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कौन सा नियम सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि ये बताता है, इसके द्वारा दिया गया है कि न कि द्रव्यमान को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होगा, जैसा कि इसमें द्रव्य की बात किया गया द्रव्यमान की, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहने वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे मास है इसलिए ऑप्शन में भी मास रहने वाला एक ट्रिक है, अगर मास है तो मास पे ही आप टिक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबेज विच लॉज। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता। पूछ रहा है कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, असंतुलित है, तो इसमें से किस लॉ को फॉलो करेगा। क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, क्या वो एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करेगा,
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो करेगा या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम फॉलो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जब भी कोई भी इक्वेशन बैलेंस होगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर रहने वाला है वो ये रहने वाला। कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस है। वही बात क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। मतलब ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बताता है, ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो आपका चार्ल्स लॉ जैसे है, चार्ल्स लॉ है, फिर है आपका बॉयल्स लॉ है, ये सब बताता है। और फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि किस प्रोपोर्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन रिएक्ट करेगा। तो आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहने वाला। बात करें ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम, दिस इज नोन एज। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है, इसे क्या कहते हैं। जब भी रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट का मास सेम रहता है तो इसको भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहने वाला है। तो जो आंसर आपका बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, जब भी एनर्जी कंजर्व है, मतलब जैसे मास नहीं क्रिएट किया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, वैसे एनर्जी भी न क्रिएट किया जा सकता न डिस्ट्रॉय। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन बात करें अगला क्वेश्चन का, हु प्रपोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया है। बताना है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया है। क्या वो एंटोनियो लेवेजियर हैं, जोसेफ प्रोस्ट हैं, रॉबर्ट बॉयल्स है या जैकब चार्ल्स हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका रहेगा एंटोनियो लेवेजियर, जो कि एक केमिस्ट्री के फादर भी कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता, रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री।